Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Wajid Ali Kambo, your chemistry teacher. Student, आज जो हमारा टॉपिक है that is derivation of radius of revolving electron in nth orbit. यानी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में न्यूक्लियस के करीब, न्यूक्लियस के अराउंड किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। हमने उस ऑर्बिट का, जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, हमने उसका रेडियस मालूम करना है। यानी उस ऑर्बिट का, जिसे मैंने सर्कुलर पाथ कहा, जिसे मैंने एनर्जी लेवल कहा, जिसे मैंने स्टेशनरी स्टेट कहा। ऑर्बिट, स्टेशनरी स्टेट, एनर्जी लेवल, सर्कुलर पाथ। हमने उस ऑर्बिट का न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है, जिसे मैं रेडियस कहता हूं, उसको हमने फाइंड आउट करना। हमारी ये सारी की सारी कैलकुलेशन जो है दैट बेस्ड ऑन बोहर एटॉमिक मॉडल। ये पहला नुकता मेरा ज़हन में उठाना कि जितनी मैं कैलकुलेशन करूंगा दैट बेस्ड ऑन बोहर्स एटॉमिक मॉडल, बोहर्स मॉडल इस पे ये सारी कैलकुलेशन बेस करेगी, वहीं से हम लेंगे। अच्छा ना, मैं आगाज करता हूं। मेरे पास ये एक जर्नल एटम है, जर्नल कोई भी। अब इसमें अगर आप देखेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां रिवॉल्व कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन का मास m है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसको मैं E नॉट कहता हूं। ये तीन बातें। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने क्या बोला, m क्या है, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपको पता है कि मैं इलेक्ट्रॉन को यूं लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन पूरा ही लिख दूं, आप फिर और ही ना कोई क्वेश्चन मेरे से करते रहे। तो m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के मास का आपको पता है 9.1095 क्रॉस 10 -31 kg। ये रटना है, ये कांस्टेंट है, ना ये कम होगा ना ये ज्यादा। जो चीज चेंज ना हो, जो वेरी ना हो, हम उसे कांस्टेंट कहते हैं। अच्छा, एक तो ये बात आज। दूसरा है E नॉट मीन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। बेटा जी, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है ना, वो भी डिफाइंड है। वो जो मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड में हमने मालूम किया था, और बाद में जो लेटेस्ट वैल्यू है वो 1.6022 10 -19 कूलम। ये मैं साथ, अगर मैं याद कर रहा हूं ना, आपको ये याद होनी चाहिए। तो m mass of electron is okay, E charge on electron is okay, and V the velocity। भाई ये नहीं पता। चलें, इसको बाद में हम ना इसको भी हैंडल करते हैं। लो जी, तीन चीजें तो होगी। ये जर्नल एटम, ये एक ऑर्बिट है, ऑर्बिट, एनर्जी लेवल, स्टेशनरी स्टेट, सर्कुलर पाथ, यहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। M V E तीनों चीजें आ गई। अब दिस इज द न्यूक्लियस। और आप जानते हैं ना कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। मुझे न्यूट्रॉन से गर्ज नहीं, मुझे प्रोटॉन से। न्यूक्लियस पे जो चार्ज है ना, न्यूक्लियस पे, उसे मैं कहता हूं Ze+। ये Ze+। ये क्या है? ये है चार्ज ऑन न्यूक्लियस। इसको भी समझने की जरूरत है, E+ क्या है? पहले इसको तोड़ो। E+ क्या है? चार्ज ऑन प्रोटॉन। एक मेरी बात को याद रखना, E-, ये क्या था? ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज इक्वल टू E+। क्या मतलब? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे चार्ज, उसका मैग्नीट्यूड सेम है। और वो चार्ज कितना है आपको पता है? आप लोगों को पता है? वो चार्ज है 1.6022 क्रॉस 10 -19 कूलम। ये चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर, एक प्रोटॉन पर चार्ज सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन की खातिर हम यहां पे माइनस लिख देते हैं, और जब प्रोटॉन की बात करते हैं तो यहां पे प्लस लिख देते हैं। वो माइनस और प्लस सिर्फ बताता है कि ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात हो रही है, ये प्रोटॉन के चार्ज की बात। इट्स ओके। अब चलें, ठीक हो गया। E+ तो हो गया, E+ तो हो गया चार्ज और प्रोटॉन। लेकिन Ze+ क्या है? ये Z क्या है? Z आप जानते हैं, Z दो चीजें। Z को हम कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, Z को हम क्या कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन। Z को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। अब ना, मैं एक बात आपको करता हूं। मैं जब हाइड्रोजन एटम की बात करता हूं
तो Z की वैल्यू 1 होती है। अब यहां 1 लिखो, 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन एटम की सूरत में जो न्यूक्लियस पर चार्ज होगा वो वही होगा जो चार्ज ऑन प्रोटॉन, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है। अच्छा, ये बातें आ गई, ये इब्तदाई बातें थी जहां से मैंने गुफ्तगू का आगाज किया। आखिरी चीज रहेगी और वो ये है कि इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस तक का फासला, इसे मैं कहूंगा R। दिस इज कॉल्ड द रेडियस, और यही तो मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं। यानी R, आखिरी बात लिख लो, R that is equal to रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट। ये ऑर्बिट का रेडियस आ गया। लो बेटा जी, ये आज की मैंने जितनी भी गुफ्तगू करनी है ना, उसके मैंने मुख्तलिफ हिस्से बना दिए, मुख्तलिफ हिस्से 1 2 3 4 5। ये पहला हिस्सा खत्म हो गया और आपको एक जर्नल एटम लिया जिसमें एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। मेरी सारी कैलकुलेशन बोहर एटॉमिक मॉडल पे बेस करेगी। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज m, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E, मास m और v वेलोसिटी के साथ ये रिवॉल्व कर, and Ze plus, this is the charge on nucleus. What is Z? Z is the number of proton. E plus the charge on one proton. And what is R? R is the distance between electron and nucleus. And we want to calculate, we want to determine an equation to calculate the value of R. हमने एक इक्वेशन डिराइव करनी जिसमें R की रेडियस की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकें। अच्छा, ये पहली बात होगी। अब आगे बढ़ो बेटा जी, एक बात याद रखना कि जब कोई बॉडी सर्कल पे, जब कोई बॉडी, कोई पार्टिकल सर्कल पे रिवॉल्व करता है ना, सर्कल पे, उस पर दो फोर्सेस लगती है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कोई भी बॉडी सर्कल में तब ही रिवॉल्व कर सकती है अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी, बराबर होंगी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। दोबारा, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन पर दो फोर्सेस लग रही हैं, दो फोर्सेस, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो इसको अवे फ्रॉम न्यूक्लियस ले जाती है, दूसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो न्यूक्लियस की तरफ लग रही है। यह इलेक्ट्रॉन तब ही न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है अगर सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल दोनों आपस में बराबर हो। अच्छा, मैंने आपसे क्या कहा, फॉर सर्कुलर मोशन, ये मैं शॉर्ट करके ना आपको, फॉर सर्कुलर मोशन क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि फोर्स कौन सी, सेंट्रीफ्यूगल that must be equal to, that must magnitude में, that must be equal to centripetal force। ये दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए, बराबर हो मैग्नीट्यूड में, अपोजिट डायरेक्शन, तो फिर भी वो रिवॉल्व करेगा। अच्छा, थोड़ा से अल्फाज के मानी देखना, सेंटर जिसे हम मरकज कहते हैं, मरकज। फ्यूगल का लफ्ज ना फ्यूगॉस से आया, फ्यूगॉस का मतलब होता है दूर भागना, मूव अवे। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये एफ मीन फोर्स, तो सेंट्रीफ्यूगल सेंटर से दूर ले जाने वाली फोर्स, वो फोर्स जो सेंटर से दूर ले जाए। अब इस पर भी एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है, सेंट्रीफ्यूगल, मैं चलो जी से लिख देता हूं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और वो फोर्स किसके बराबर है? वो mv²/r इसके बराबर है। ये बात याद रखनी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर है? mv²/r। सेंट्रीफ्यूगल को फोर्स किसके बराबर है? mv²। ये याद करो, याद। और एक फोर्स लग रही है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, एक और, एक सेंट्रीफ्यूगल, दूसरी सेंट्रीपिटल। ये अल्फाज कहां से आ गए? सेंट्री, वही लफ्ज बोला, सेंटर, मरकज, सेंटर, पीटल, सेंट्रीपीटल। अच्छा, वैसे लफ्ज बोलना चाहिए था सेंट्रीपेटल। क्यों जी, पेटल क्यों? ये जो पेटल होते हैं ना, अगर आप फ्लावर को देखो ना, फूल को, फ्लावर, उसकी जो पत्तियां होती है ना, उन्हें कहते हैं पेटल। फूल की पत्तियों को हम पेटल कहते हैं। क्यों कहते हैं उन्हें पेटल? पता है? पेटल का मतलब होता है टू अट्रैक्ट, अपनी तरफ खींचना, कशिश, अट्रैक्ट, कशिश। इसका मतलब है वो पेटल, फूल की पत्तियां, उनकी वजह से जो इंसेक्ट है वो फ्लावर की तरफ आते हैं। हां,
उसके अंदर नेक्टर भी होता है, वो नेक्टर भी इंसेक्ट को फ्लावर की तरफ लाता है, लेकिन पेटल उनका दिलकश रंग, हम भी क्यों फूल को पसंद करते हैं, वो खुशबू तो बाहर की बात है, वो बहुत खूबसूरत फूल हैं, वो उनकी सिर्फ पेटल्स की वजह से, उनकी पेटल्स हमारी अट्रैक्शन उसको लेते। तो पेटल अट्रैक्शन, सेंट्रीपेटल सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करने वाली, तो वो फोर्स जो किसी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन सर्कल पे मूव करने वाले पार्टिकल को सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब है जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इधर लग रही। अच्छा, अब एक और बड़ी खूबसूरत बात, सेंट्रीफ्यूगल तो मैंने कह दी mv²/r, ये लिख दिया। अब सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसका फार्मूला क्या हो गया, उसका कोई फार्मूला नहीं, उसका फार्मूला हमें मालूम करना पड़ेगा। हमें यह देखना पड़ेगा ये सेंट्रीपिटल फोर्स किस शक्ल में लग रही है, क्या मतलब, किस शक्ल का क्या मतलब, क्या ये इसकी बुरी अच्छी बुरी कोई शक्ल होती, नो, बात और है। साइंस की जुबान में हम बात करें, साइंस की जुबान में है कि सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पे ये न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, दोनों चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमें वो कूलम ने बताया, कूलम ने उसको बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, किस शक्ल में लग रही है, ये दोनों चार्जेस के दरमियान, अपोजिट चार्जेस के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स की शक्ल में लग रही है। और उस अट्रैक्टिव फोर्स को क्या हम कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और उसको मालूम करने का फार्मूला हमें किसने दिया, कूलम ने। तो अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ, COULOMB, कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ में क्या कहता है, कूलम्स लॉ कहता है कि इन दोनों के दरमियान, यानी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसे मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह रहा हूं, वो मैं उसे FC कहता हूं, C, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। एक चार्ज है ZE प्लस, एक है E-। तो ये एक चार्ज न्यूक्लियस पर, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन पर, दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस और FC कूलम फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। अब इन दोनों इक्वेशन को इकट्ठा, ये कूलम लॉ के मुताबिक बात, इकट्ठा करो तो आपके पास भला क्या आएगा, मैं यहीं पे करता हूं, इकट्ठा कर लो, आपके पास आएगा FC, आई मीन कूलम फोर्स, जो अब सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर एक्ट कर रही है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू ZE²। ओ, मैंने क्या कर दिया, मैंने E प्लस E- दोनों को स्क्वायर कर दिया। भाई करना पड़ेगा, E प्लस कितना है, इतना, E- कितना है, इतना, वो तो सेम वैल्यू है। अगर सेम वैल्यू है तो मैंने इसका क्या ले लिया, स्क्वायर ओवर R स्क्वायर। बेटा जी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ये वाला, इसको खत्म करो, इसको खत्म करो, इसकी जगह पे K आएगा, K स्मॉल। अब उस K की वैल्यू आपको पता है, इसको खत्म करोगे K आएगा, और K की वैल्यू भला क्या है, 1/4πε0। यह है। तो अब मैं क्या करूंगा, प्रोपोर्शनैलिटी साइन की जगह पे ये वैल्यू लिखूंगा। मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा FC, ये कूलम फोर्स, ये वाली। अब ये इसके बराबर हो गया Z² ऊपर आ गया, और नीचे आपके पास आ गया 4πε0R²। ये R² भी आएगा ना, ये भी आएगा। अच्छा, ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। ये हमें क्या बता रही है, ये हमें बता रही है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो सेंट्रीपिटल फोर्स थी वो इस शक्ल में प्रोवाइड की। तो FC आपके पास क्या आ गया, FC सेंट्रीपिटल फोर्स, ये आ गया जी ZE² ओवर 4πε0R²। इसमें छोटा सा नुकता, व्हाट इज दैट, Z is the atomic number, Z is the number of proton in nucleus. What is E? E is the charge, the magnitude of that charge is this one. What is pi? Pi is 3.14159. What is R? R is the radius, वो तो हम जानना चाह रहे हैं, रेडियस तो जानना है, उसको तो कैलकुलेट करने निकले। What is epsilon naught? मैंने इसे क्या बोला, दिस इज epsilon naught, EP
SI एप्सिलॉन नॉट नॉट। ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना, दो बातें याद रखनी है। ये है क्या? इट इज परमिटिविटी, परमिटिविटी कहते हैं इजाजत देना, परमिटिविटी इन वैक्यूम। ये वैक्यूम में दोनों इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान वैक्यूम, जहां पे ये फोर्सेस ऑपरेट कर रही हैं। और दूसरा इसकी वैल्यू आनी चाहिए, वैल्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। और ये वैल्यू इसकी क्या है? इसकी वैल्यू है 8.84 क्रॉस 10 पावर -12 कूलम स्क्वायर पर जूल पर मीटर। कोई इसमें कंप्रोमाइज, 8.84 क्रॉस 10 पर -12 कूलम स्क्वायर पर जूल पर मीटर, ये आपसे एमसीक्यू, मैं इसलिए जोर देता हूं, ये एमसीक्यू पूछा। इसका मतलब है ये आपके पास क्या आ गई? दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। किस फॉर्म में आ गई? ये कोलंबिक फोर्स की फोर्स। कोलंबिक फोर्स को कैसे मालूम करते? सारा ऊपर को बता दिया। किस लॉ को फॉलो किया? इसको। अब आखिरी बात दोबारा, मैंने क्या कहा? अगर कोई भी बॉडी सर्कल में मूव करना चाहती है, इलेक्ट्रॉन सर्कल में रिवॉल्व करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन पर दो फोर्सेस लगेंगी, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स ये आ गई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये आ गई। अब अगली बात, कोई और इसकी एग्जांपल है? जमीन सूरज के गिर्द रिवॉल्व करती है, सूरज जमीन रिवॉल्व कर रही है, जमीन पर दो फोर्सेस लगती है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर ओवर r, एक सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या वो भी ऐसी है? नो नो नो। अब जमीन पे कोई नेगेटिव चार्ज तो नहीं है, सन पे कोई पॉजिटिव चार्ज तो नहीं है कि मैं वहां पे सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल वो मैं कोलंबिक लॉ वहां पे लगाऊं ना। दोनों न्यूट्रल बॉडीज हैं। फिर उनके दरमियान क्या है? उनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी जो यहां पे कोलंबिक फोर्स बतौर सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रही है, तो जब जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स की शक्ल में प्रोवाइड की जाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। एक और बात, आपने एक रस्सी ली, रस्सी, उसके एंड पे एक पत्थर बांध दिया, उसको घुमाया, वो पत्थर एक सर्कल में रिवॉल्व करता है। अब उस पत्थर पर, स्टोन पर दो फोर्सेस लगती है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर ओवर r, हर सूरत में mv स्क्वायर ओवर r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या ये है? क्या ग्रेविटेशनल फोर्स है? नो। उसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, दैट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्या बोला? टेंशन इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में, रस्सी में जो खिंचाव आता है, जो टेंशन आती है, जो तनाव आता है, खिंचाव नहीं, जो तनाव आता है, टेंशन आता है, उस टेंशन इज आल्सो अ फोर्स। तो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैंने कहा कोलंबिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और टेंशन इज आल्सो द अट्रैक्शन। ये कुछ बातें मैं कोरिलेट करता हूं आपके विजन को, नॉलेज को बढ़ाने। आगे बढ़ो। अगर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? mv स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा ये दोनों फोर्सेस बराबर होनी चाहिए। फॉर सर्कुलर मोशन बराबर। अब बराबर करो, बराबर करेंगे तो ये आ गई, mv स्क्वायर, ये सेंट्रीफ्यूगल, mv स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, अब इसको लिख लो, z स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। जानना क्या चाहते हो? मैं r जानना चाहता हूं, बार बार कह रहा हूं r जानना चाहता हूं। ठीक है, ये r से ये r क्या हो गया? कैंसर। अच्छा, एक काम करो, इस r को एक साइड पे ले आओ, इसको इधर लाओ, और ये mv स्क्वायर फिर नीचे चला जाएगा, और आपके पास क्या बनेगा? आपके पास एक इंपॉर्टेंट r दैट इज इक्वल टू, ये तो इसी तरह है ना, z स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये mv स्क्वायर आ गया। ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन ज़हन में रखना। ये इक्वेशन हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे दी। बेटा जी, ये मेरी बातें ना साइड पे, खुदारा ये मेरी बातें साइड पे बतौर कॉन्सेप्ट ले लो। कॉन्सेप्ट आ गया, और ये एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी है। सुनना, क्या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन? Z प्रोटॉन नंबर, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर Z, अगर हाइड्रोजन है तो Z की वैल्यू 1 पता है जी। हाइड्रोजन, मैं हाइड्रोजन की बात कर देता हूं। Z की वैल्यू 1, E हमें पता है, E इतना होता है, हमें पाई का पता है, हमें एप्सिलॉन नॉट उसकी वैल्यू का पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का हमें पता है। यानी इसका मतलब है कि ये सब चीजों का हमें पता है। हाँ, वेलोसिटी का नहीं पता।
अब वेलोसिटी को रेडियस से कोरिलेट करो। अगर मैं कहूं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड रेडियस, आपका सिंपल सा आंसर है सर, वेरी सिंपल रिलेशन, एंड द रिलेशनशिप इज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। अब ये मैंने रिलेशन लिखा ना, मैंने इस इक्वेशन से ये रिलेशन लिखा। अब इस रिलेशन से पूछो क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, इससे पूछो, सवाल करो कि क्या मतलब है। वो कहता है वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। वो कह रहा है अगर रेडियस कम होगा वेलोसिटी ज्यादा होगी। सुनना सुनना, क्या मतलब रेडियस कम होगा। मैं एक गुफ्तगू करता हूं आपसे। ये मेरे पास न्यूक्लियस है, मैं यहां पे बनाता हूं। ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व कर रहा है, हाइड्रोजन एटम है सपोज। अब ना ये इलेक्ट्रॉन यहां रिवॉल्व करना शुरू हो गया, ये कौन सा, ये सेकंड ऑर्बिट। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां रिवॉल्व कर रहा है, ये कौन सा, ये थर्ड ऑर्बिट। अब इलेक्ट्रॉन यहां रिवॉल्व कर रहा है, मैं पूरा सर्कल नहीं बना रहा, यहां पे हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन यहां पे, एक में यहां पे, तो मुख्तलिफ है। अब आपने ये नहीं कहना कि सर एक हाइड्रोजन एटम होता है तो उसमें आपने 4 इलेक्ट्रॉन। ओ भाई, मैं मुख्तलिफ सिचुएशन डिस्कस कर रहा हूं कि एक वक्त है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन यहां पे, यहां पे, यहां पे। अब जरा सुनना, ये रिलेशन क्या कहता है। ये कहता है अगर रेडियस कम होगा वेलोसिटी ज्यादा होगी। अगर इलेक्ट्रॉन यहां होगा, यहां पे रेडियस कम है, ये बहुत तेजी से रिवॉल्व करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, रेडियस बढ़ गया, अगर रेडियस बढ़ेगा वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन इस सेकंड ऑर्बिट में, ये इलेक्ट्रॉन इसकी निस्बत स्लो मूव करेगा और यहां पे जाएगा, यहां और स्लो हो जाएगा, यहां पे जाएगा और स्लो हो जाएगा। मतलब जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द, न्यूक्लियस के नियरेस्ट ऑर्बिट में, न्यूक्लियस के करीब 3 ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन तेजी से घूमता है। अगर उससे दूर वाले में इलेक्ट्रॉन स्लो हो गया, उससे दूर वाले में और स्लो हो गया, उससे दूर वाले में और स्लो हो गया। इसका मतलब है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जाता है उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है। क्यों बेटा जी, क्यों को तो हमने जानना है ना। क्यों इसलिए कि इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट। अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व घूम ना रहा हो तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस में जा गिरे। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिरता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उसको ओवरकम करना चाहता है, उस पर गलबा पाना चाहता है, तो जितनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी उतना इलेक्ट्रॉन को तेजी से घूमना पड़ेगा। अब जैसे जैसे आप न्यूक्लियस के करीब आते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ती है। अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से अब न्यूक्लियस अपने आप को, अब इलेक्ट्रॉन अपने आप को न्यूक्लियस में गिरने से बचाने के लिए अपनी स्पीड बढ़ाएगा। दूर अट्रैक्शन कम, स्लो जा रहा है, जैसे जैसे करीब आएगा न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी। क्यों स्पीड बढ़ाता है इलेक्ट्रॉन? ताकि अगर वो स्लो होगा तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उस पर गालिब आ जाएगी, अगर वो स्लो होगा वेलोसिटी कम होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा हो जाएगी और वो इधर आ गिरेगा। लिहाजा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको बैलेंस करने के लिए इसकी वेलोसिटी को ज्यादा, इसे तेजी से घूमना पड़ेगा। ये एक बात आ गई स्टूडेंट। ये जो मैंने लिखा ना सारा, इसमें बाकी सब चीजें ठीक है, लेकिन वेलोसिटी हमें ये नहीं पता चल रहा कि फर्स्ट ऑर्बिट में वेलोसिटी कितनी, सेकंड, थर्ड। ये हमारी बुक के मुताबिक मैंने सिर्फ बुक के मुताबिक, तो मैं बरी जिम्मा हो जाता हूं। अच्छा, हमारी बुक के मुताबिक ये जो वेलोसिटी है ना, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, अगर ये वेलोसिटी हमें पता चल जाए तो हम रेडियस को जान सकते हैं। अब वेलोसिटी को कैसे मालूम करें, इसके लिए जरा ना एक अगले पॉइंट पे। अब वेलोसिटी को फाइंड आउट करना ना, अब वेलोसिटी को कैसे मालूम करें? वो कहते हैं वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। आप वेलोसिटी को इस तरह मालूम करें कि आपके पास एक मैं बल्कि आपको मैं याद दिलाता हूं कि आपने ना अकॉर्डिंग टू फोर्थ postulate of बोहर्स एटॉमिक मॉडल, बोहर्स मॉडल। अच्छा, मेरी एक बात को याद रखना है, ये मैंने फोर्थ लिख दिया, कुछ बुक्स में ये फिफ्थ लिखी हुई है, तो बहरहाल फोर्थ फिफ्थ आप छोड़े उसको,
बस आप वो एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज वाली मैं बात कर रहा हूं, तो वो फोर्थ को फिफ्थ को इसको आप छोड़े। अच्छा, इक्वेशन क्या लिखी हुई है, एमवीआर, ये आपको पढ़ाया अभी, एमवीआर दैट इज इक्वल टू NH/2 पाई। टारगेट क्या है, टारगेट ये है कि ये जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी वाला फैक्टर, ये मैं सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूं। तो v को एक साइड पे लो तो ये आपके पास आएगा v दैट इज इक्वल टू NH ओवर, ये दोनों नीचे चले जाएंगे 2 पाई, और ये m और r। अच्छा, मुझे ना v नहीं चाहिए, मुझे v स्क्वायर चाहिए, v स्क्वायर। तो अगर v स्क्वायर में लेना चाहो v स्क्वायर, तो साझर है कि n स्क्वायर करूंगा, h स्क्वायर करूंगा, और 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, और m स्क्वायर हो जाएगा, और r स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला एक चीज मैं दोबारा लिखूंगा, मैं वो इक्वेशन लिखूंगा जिसमें हम v स्क्वायर की वैल्यू पुट, जिसकी बेस पे ये अभी मैंने रिलेशन लिखा। तो क्या इक्वेशन क्या है, मैं यहां सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए, वो मैंने उधर लिखी है, r, मैंने लिखा r दैट इज इक्वल टू z स्क्वायर, कुछ देर पहले आपको कैलकुलेट की है ना, z स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये mv स्क्वायर, ये था ना। तो मैंने कहा v स्क्वायर के अलावा बाकी सब चीजें। अब काम क्या करना है, अब आपने यहां पे v स्क्वायर लिखा हुआ है ना, उसकी जगह पे ये v स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दे। जब पुट करेंगे बड़ी एहतियात के साथ, कहीं पे किसी चीज की गलती नहीं होनी चाहिए। तो अब आपके पास ये क्या बना, ये बना जी r, इट्स ओके, वो r z स्क्वायर ओवर, और नीचे क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और v स्क्वायर। अब जब मैंने इसको यहां लिखना है, तो ये n स्क्वायर h स्क्वायर ये नीचे आ गए, n स्क्वायर h स्क्वायर ये आ गए, इट्स ओके। अब ना ये वाला जो है ये इसके नीचे आएगा, लिहाजा इसको मैं नीचे से किधर ले जाऊंगा, ऊपर, और ऊपर जब मैं ले जाऊंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 4 पाई m स्क्वायर r स्क्वायर। अब जो चीज काट सकते हैं ना वो काट लो, जो काट सकते हो। देखो कटता क्या क्या है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट ऊपर कोई नहीं, n स्क्वायर इधर ऊपर कोई नहीं। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ये r वन जर r, ये स्क्वायर खत्म हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अब मेरे पास क्या बना, अब मेरे पास ये बना, इधर सिर्फ 1 रह गया, 1 और 1 दैट इज इक्वल टू, इधर आपके पास z स्क्वायर m स्क्वायर और r ओवर हमारे पास ये आ गया। अच्छा जी, mv स्क्वायर और mv स्क्वायर, हमारे पास mv स्क्वायर, ये m को हम z स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां m भी आता था ना, ये वाला m, ये m को भी यहां आना चाहिए था, उधर m से ये फिर कैंसिल हुआ ये। अच्छा, z स्क्वायर m r, z स्क्वायर m और r, और नीचे क्या पड़ा एप्सिलॉन नॉट, और ये n स्क्वायर h स्क्वायर, ये n और h का फर्क ज़हन में रखना। अच्छा, करना क्या भाई, मुझे तो रेडियस चाहिए ना, जो मैं इधर ले गया। अब r को इधर रखो, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास आएगा r दैट इज इक्वल टू, अब ये ऊपर चला गया एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर और ओवर, मैं एक चीज से बड़ी एहतियात कर रहा हूं, अभी मैंने n स्क्वायर नहीं लिखा, z स्क्वायर m। अच्छा, n स्क्वायर को मैं साइड पे जरा लिख देता हूं, दोबारा, ये r इस साइड पे रखो, ये एक साइड पे रखो, ये एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर ये ऊपर चला गया, ये एप्सिलॉन नॉट ये h स्क्वायर n स्क्वायर को जरा मैंने साइड पे किया, मतलब है ना, मतलब है। और दूसरी बात, ये z स्क्वायर ओवर m, जरा एक बात को सुनना, ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन, ये दो तरह से मैं इसको डील करता हूं। मैं अपना फाइनल के बिल्कुल करीब पहुंच चुका हूं, दो तरह से मैं इसे डील करूंगा। एक वही, जैसे ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया ना, ये एक और कॉन्सेप्ट ले लो, एक और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ले लो, ये ले लो। क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि आप ना एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, h स्क्वायर प्लैंक्स कांस्टेंट, z ये काम की चीज है, E चार्ज वो पता 1.602, m मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब n स्क्वायर मैं काम एक करता हूं,
मैं काम में करता हूं। मेरी बात को सुनना, ये थोड़ी सी ट्रिकी सी बात है, लेकिन समझने की कोशिश करना, इतनी भी ट्रिकी नहीं है। मेरे पास ना हाइड्रोजन का एटम है, मेरे पास हीलियम का आयन है, मेरे पास लिथियम का 2+ वाला आयन। क्या मतलब, इन तीनों में क्या फर्क है? फर्क यह है कि ये जो हाइड्रोजन का एटम है ना, इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन एक है, P = 1। अच्छा, ये P = 1 आपको पता चल, और इसके बाहर ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन। अच्छा, हीलियम का जो है ना, इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है, 2p, ये और इसके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जब आप +1 कहते हैं, आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब लिथियम, ये लिथियम का न्यूक्लियस, कितने प्रोटॉन? 3, Z3, और इसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन K शेल में, 1 इलेक्ट्रॉन L शेल में। तो आपने उन 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, L शेल वाला भी इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, और K शेल के 2 में से 1 निकाल दिए, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, ये इलेक्ट्रॉन, ये। तो ये आपके पास हाइड्रोजन का एटम, ये हीलियम का आयन, और ये लिथियम का आयन। अब मैं इन तीनों का रेडियस जानना, मैं पहले ऑर्बिट की बात, इसका n = 1, n = 1, n = 1। एक तो n तीनों का 1 है, और तीनों में इलेक्ट्रॉन भी एक एक पेन रखा है, ताकि सिमिलरिटी रहे, एक एक इलेक्ट्रॉन। अब ये आ गया रेडियस, ये आ गया z, यानी रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। मेरा सवाल ये है कि ये जो तीनों हैं, हाइड्रोजन एटम, हीलियम और लिथियम के आयन, इन तीनों का रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट n = 1, फर्स्ट ऑर्बिट, क्योंकि और एक एक इलेक्ट्रॉन, मैंने ये 2 चीजें काम रखी, एक ऑर्बिट फर्स्ट और एक इलेक्ट्रॉन। अब इन तीनों का साइज मुझे बताएं। वो कहते हैं वेरी सिंपल, इसमें मुश्किल वाली बात ही कोई नहीं। इसमें जिसका Z ज्यादा होगा, जिसका न्यूक्लियर एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, उसका रेडियस कम होगा। अब इसका Z क्या है? 1, इसका Z क्या है? 2, इसका Z क्या है? 3। तो इसका मतलब है लिथियम आयन इसका साइज ग्रेटली रिड्यूस कर। अब अगर मैं इसके साइज के हवाले से लिखूंगा ना, तो ये ज्यादा, ये कम। एक और, ये सबसे ज्यादा, ये बड़ा साइज, ये कम, और ये सबसे कम। एक तो ये बात। एक और बात, अगर आम तौर पर ये, अब इससे हटके मेरी बात है, आपके पास एक हाइड्रोजन एटम है, एक आपके पास हीलियम एटम है। अगर मैं आपसे कहूं कि दोनों में से किसका साइज छोटा है, तो आप ना, अब इस एटम में 1 इलेक्ट्रॉन है, इस एटम में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी एक ऑर्बिट के, इसका भी एक ऑर्बिट, किसका साइज छोटा है? तो कैलकुलेशन, वैसे जो एक्सपेरिमेंटल डाटा वो है कि इसका साइज जो है ना, वो 31 पिकोमीटर है, इसका साइज 53 पिकोमीटर है। तो आमतौर पर हम कहते हैं ना कि शायद हाइड्रोजन जो है वो स्मॉलेस्ट एटम है, हम आमतौर पर कहते हैं, जब आप एंटीजेस वगैरह पढ़ेंगे, लेकिन हाइड्रोजन से भी हीलियम का साइज छोटा होता है। लेकिन लिथियम आयन का साइज छोटा है, लिथियम एटम का साइज बड़ा है, और लिथियम एटम का साइज बड़ा, वो 153 तक होता है, वो तो इससे काफी बड़ा है ना। अच्छा, ये ना कुछ कॉन्सेप्ट था, और मुझे लगता है कि आप इसको समझ जाएंगे। अब बेटा जी, हम बहुत मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। जानना क्या? रेडियस को जानना है, आर को जानना है। भाई आर को तो तब जानूंगा ना, आप इन सब की वैल्यूज पुट करना। अब बड़ी बड़ी गौर तरफ बात, मैं ना फार हाइड्रोजन एटम, मैं सिर्फ हाइड्रोजन एटम पे बात को खत्म करूं ना। हाइड्रोजन एटम होगा तो Z किसके बराबर होगा? 1, Z1 करो। जब Z1 होगा तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, मैं इससे लिखता हूं, ये R दैट इज इक्वल टू ε0 H²। अब Z1 है तो वो तो खत्म हो गया, 1 नहीं रहा, E² M, ये और इंटू M², ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसमें अगर जरा गौर करना, ये जो सारा है, सारे का सारा, ये इतना हिस्सा, इसको हम कहते हैं A0, इसे कहते हैं बोहर कांस्टेंट, बोहर्स कांस्टेंट। ये मैं अपनी तरफ से आपको लफ्ज दे रहा हूं, बोहर कांस्टेंट। क्यों जी? इस सारे को ε0 H² E² M, इसे कहते हैं बोहर्स कांस्टेंट। ये जो सारे हैं ना, सारे ये चारों के चारों कांस्टेंट है। ε0 8.84 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर जूल पर मीटर। H प्लैंक्स कांस्टेंट
6.6 to 6 क्लास पर -34 जूल सेकंड। मैं वैल्यू भी बोलता हूं, साथ यूनिट भी बोलता हूं। ई चार्ज 1.6 यूनिट चार्ज 1.6022 10 पर -19 कूलम। एम मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1095 क्लास पर -31 केजी। ये सारे 1 2 3 चारों कांस्टेंट है। इनकी वैल्यूज पुट करो, पुट करने के बाद कैलकुलेट करो, आपके पास आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 0.529 क्रॉस 10 पावर -10 मीटर। लेकिन याद रखना 10 पावर -10 मीटर दैट इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रम। तो जहां पे ये लिखा हुआ है तो ये आपके पास क्या बना? ये आपके पास ए बहुत कांस्टेंट क्या बना? 0.529 एंगस्ट्रम। अब आखिरी बात, खत्म होगी बात। अब आप इस सारे की जगह पे आर एन दैट इज इक्वल टू, इस सारे की जगह पे ये आ गया 0.529 एंगस्ट्रम इनटू एन स्क्वायर। ये वो मंजर थी जिसको हम हासिल करना चाहते हैं। ये वो फार्मूला है जो हम डिराइव करना चाहते हैं। और इट शुड बी केप्ट इन माइंड, दिस इज फॉर हाइड्रोजन एटम। क्योंकि मैंने यहां Z की जगह क्या पुट किया 1 और एटॉमिक नंबर 1 सिर्फ और सिर्फ किसका है? हाइड्रोजन। अब ना ये फाइनल आ गया, यहां तक बात मुकम्मल होगी। मैं ना एक बहुत ही अहम नुक्ता आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। मैं कुछ कंक्लूजन जो है ना, कंक्लूजन्स वो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। 3 बातें जो सोने के पानी से लिखी जाने वाली 3 बातें बहुत अहम सुनना। मैं इतना जोर दे रहा हूं, ये तीनों की तीनों बातें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। ये तीनों की तीनों बातें जितनी हमने मेहनत की है ना, उसका फल है, उसका समर है, फल है। देखो मेरे पास ना पहली बात, मैं ना रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ये कैलकुलेट करना चाहता हूं। ऑर्बिट क्या मतलब? रेडियस ऑफ ऑर्बिट। रेडियस ऑफ ऑर्बिट का मतलब है कि मेरे पास ना ये मेरे पास, मैं इधर बनाता हूं। ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये अगर लाइनें टेढ़ी बने तो मात्र ये सेकंड ऑर्बिट है। ये मैं इधर बनाऊंगा, पूरा सर्कल नहीं मेरे से डाला जाता। ये थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ ऑर्बिट है और फिफ्थ ऑर्बिट बहुत दूर है। ये यानी मैं इनको लिख देता हूं। दिस इज n is equal to 1 फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज n is equal to 2, दिस इज n is equal to 3, दिस इज n is equal to 4 और आगे फिर n is equal to 5 एंड सो ऑन। 5 भी कर लेना आपने। यहां से यहां तक का फासला यानी फर्स्ट ऑर्बिट से न्यूक्लियस तक का फासला, दिस इज r1। मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूं। सेकंड ऑर्बिट से न्यूक्लियस तक का फासला ये वाला, इसे मैं कहता हूं r2। थर्ड ऑर्बिट से, यहीं से मैंने थर्ड ऑर्बिट से न्यूक्लियस तक का फासला, दिस इज कॉल्ड r3। और फोर्थ ऑर्बिट से यहीं से मैं ले जाता हूं न्यूक्लियस तक का फासला, दिस इज कॉल्ड r4। और इस तरह फिफ्थ ऑर्बिट से, वो काफी पीछे जाएगा, फिफ्थ ऑर्बिट से न्यूक्लियस का फासला दैट इज कॉल्ड r5। मैं क्या कैलकुलेट करना चाहता हूं? मैं R1 इसको, मैं R2 को, मैं R3 को और मैं R4 को, मैं R5 को, इनको मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं। वेरी सिंपल, कोई मुश्किल नहीं। आपके पास फार्मूला है। क्या फार्मूला है? फार्मूला है Rn दैट इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रम इनटू n स्क्वायर। ये फार्मूला जो अभी डिराइव किया है। आपने सिर्फ बताना है कि फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है ना, इसके लिए आपने सिर्फ बताना है n की वैल्यू क्या है। तो वो तो हमें वो सिंपल सी बात है, n की वैल्यू 1 है तो n की जगह पे 1 पुट करें, 1 का स्क्वायर 1 और 1 पे से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 0.529 एंगस्ट्रम। इसका मतलब है हाइड्रोजन, ये सारी कैलकुलेशन किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरी गुफ्तगू को हाइड्रोजन एटम तक, मैंने कोई एक ना एक तो एटम लेना है ना, तो मैंने हाइड्रोजन एटम को ले लिया। मैंने क्या, बोहर ने लिया ना। अच्छा, तो हमने क्या किया? हमने हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस निकाला तो वो इतना 0.529। अच्छा, सेकंड के लिए आप क्या करोगे? यहां पे n की वैल्यू क्या आ गई? 2 फॉर सेकंड ऑर्बिट। आप यहां पे 2 लिखा, 2 2 आर 4 को इससे मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेटर है तो कर लो, ये आ जाएगा 2.11 एंगस्ट्रम।
इट्स ओके। अब अगली बात, अब आप थर्ड, तो इसके लिए n इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, 3 3 9, 9 को इससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 4.75 आ जाएगा एंगस्ट्रम। आप फोर्थ ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, फोर्थ ऑर्बिट का न्यूक्लियस से क्या डिस्टेंस होगा, तो यहां n इक्वल टू 4, 4 4 16, 16 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा 8.4 एंगस्ट्रम आ जाएगा, 8.4 एंगस्ट्रम। इसी तरह अगर आप फिफ्थ ऑर्बिट उसकी बात करते हैं, उसका रेडियस लेना चाहते हैं, तो यहां n की जगह पे 5 पुट करें, 5 5 15, 5 5 25, 25 को इससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 13.22 आएगा। अब याद रखो वो 0.529, 2.11, 4.75, 8.4, 13.2, ये मैंने याद किए हुए। आपको तो मैं फिर भी कह रहा हूं कैलकुलेटर से, लेकिन मैं कहूंगा ऐसा ना करो, कैलकुलेटर इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो, आपको ये तमाम डाटा अजबर हो जाए, याद हो जाए, रट्टा लग जाए। अगर नहीं करना चाहते हो तो ठीक है, कैलकुलेटर ले लो, लगे रहो, कैलकुलेशन में लगे रहो। अच्छा, एक तो ये नुकता हो गया। अब जरा मैंने जो बातें की उसको जरा समझना। मैंने क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि फर्स्ट ऑर्बिट का न्यूक्लियस से ये वाला जो फासला है ये 0.529 एंगस्ट्रम है। अच्छा, सेकंड जो ऑर्बिट है ये वाला, ये चलो मैं इधर लिख देता हूं, इसका न्यूक्लियस से जो फासला है ये वाला R2, जिसे मैंने कहा R2 कितना, क्या बोला 2.11 एंगस्ट्रम। अच्छा, थर्ड ऑर्बिट ये वाला, ये डिस्टेंस कितना है, अभी मैंने लिखा है 4.75 एंगस्ट्रम। अच्छा, नेक्स्ट पे ये वाला जो है ये हमारे पास है 8.4 एंगस्ट्रम, और मैंने फिफ्थ का कहा 13.2। ये मेरी पहली गुफ्तगू हो गई। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ये आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। अच्छा, अब दूसरी बात ना एक पॉइंट है, मैं आपको वो याद करवाना चाहता हूं। वो पॉइंट है कि जब आप न्यूक्लियस से दूर जाते हैं ना, ये न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस, सॉरी ये न्यूक्लियस, जब आप न्यूक्लियस से दूर जाते हैं ना हायर ऑर्बिट्स में, फर्स्ट सेकंड थर्ड दूर, तो इन ऑर्बिट्स के दरमियान, एडजेसेंट ऑर्बिट के दरमियान गैप बढ़ता जाता है। पहले सेंटेंस सुनो ना, फिर हम as जूही we go away from nucleus in higher orbits दूर, the distance gap between adjacent orbits goes on increasing। अच्छा जी, क्या मतलब, क्या है मतलब ये है कि ये मत समझना कि तमाम ऑर्बिट्स के दरमियान गैप एक जितना है। नो, यानी ये सारी बात क्या कह रही है, ये है कि ऑर्बिट्स आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। ये मेरी बात तो मेरा ज़हीन तरीन बच्चा ही समझेगा मैंने क्या लिखा है। इस सारे समंदर को मैंने इस कूजे में बंद किया, यानी मैंने क्या कहा है कि ऑर्बिट्स के दरमियान गैप एक जितना नहीं होता। जो न्यूक्लियस के करीब ऑर्बिट है उनमें गैप कम है, गैप करीब कम है, दूर जाएंगे गैप बढ़ता जाएगा, गैप दूर तक जाएगा। अच्छा, कैसे, इसकी कैलकुलेशन के वेरी सिंपल कैलकुलेशन। अगर आप जानना चाहते हैं ना कि पहले और दूसरे ऑर्बिट, ये पहला ये दूसरा, इनमें ये गैप कितना है, ये गैप जानना चाहते, ये गैप जानना चाहते, तो वेरी सिंपल, आप क्या जानना चाहते हैं, मैं R2 माइनस R1, क्या मतलब इसका मतलब है कि सेकंड और फर्स्ट ऑर्बिट में गैप कितना है। R2 अभी आपने निकाला है, कितना है 2.11 माइनस R1 कितना है 0.529। ये आंसर ले लो। अब आप क्या जानना चाहते हैं, अब जानना चाहते हैं इन दोनों में गैप कितना है, किस में, आप R3 और R2 में गैप जानना चाहते हैं। R3 का रेडियस कितना है, ये लिखा है 4.75 माइनस 2.11, आंसर ले लो। अब आप क्या जानना चाहते हैं, मैं थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट के दरमियान ये गैप जानना चाहता हूं, यानी R4 माइनस R3 जानना चाहता हूं। R4 कितना है 8.4 माइनस R3 कितना 4.75, आंसर ले लो।
ये ले लो ना, कैलकुलेटर निकालो लो, मुझे तो पता है, क्या भला पता है। ये देखो, ये गैप कम है, ये गैप ज्यादा, और ये गैप उससे भी ज्यादा। हायर ऑर्बिट में जाए गैप बढ़ता जा रहा है। तो मतलब ये जो आंसर आएगा ना, ये वाला, ये छोटा आंसर है, यहां बड़ा, यहां उससे भी बड़ा। मैं इनको अरेंज करो, यानी इन दोनों के दरमियान जो आपका आंसर आया वो कम है। R2 माइनस R1 ये कम है। इससे बड़ा क्या है, ये वाला R3 माइनस R2, और इससे ज्यादा वैल्यू किसकी है, R4 माइनस R3। ये रिलेशन है। एंड सो ये सारी बातें आपने कर। और तीसरा पॉइंट मैं फिर कहूंगा, सोने के पानी से लिखने वाला बातें ना, जितना जितना इल्म आप इजाफा होता जाता है ना, मैं खुश होता जाता हूं, मैं खुश हो जाता हूं। अब जरा बात को सुनना, मैं वाला क्या कहूंगा, मैं कहूंगा सेकंड ऑर्बिट न्यूक्लियस से फर्स्ट ऑर्बिट की निस्बत 4 टाइम्स अवे है। देखना मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि सेकंड ऑर्बिट इज 4 टाइम्स, 4 गुना अवे फ्रॉम न्यूक्लियस देन फर्स्ट ऑर्बिट। इट्स ओके, पहले इतनी तो बात सुन लो ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जरा समझना बच्चे, बहुत खूबसूरत बात। ये देखो, ये है न्यूक्लियस का फर्स्ट ऑर्बिट से डिफरेंस, ये ठीक है। ये R1 आ गया 0.529 एंगस्ट्रम, ठीक है। और सेकंड ऑर्बिट का ये कितना है, R2 दैट इज इक्वल टू 2.11 एंगस्ट्रम। मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये जो सेकंड ऑर्बिट है ना, ये वाला ऑर्बिट, ये न्यूक्लियस से पहले की निस्बत 4 गुना दूर है, 4 गुना दूर है। कैसे पता चला भाई, वेरी सिंपल, आप इस वैल्यू को और इस वैल्यू को कंपेयर कर लो। ये जो वैल्यू है ना, ये 2.11, ये इस वैल्यू से 4 गुना, ये वाली, ये 4 गुना 4 टाइम्स बड़ी वैल्यू है। वो कैसे जी, 4 टाइम कैसे बड़ी होगी? देखो, आपने जब इस वैल्यू को मालूम किया था ना, तो आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया था। अब चलो नहीं किया तो अब कर लो, आप करो 0.529 मल्टीप्लाई बाय 4 कर लो कैलकुलेटर से, आंसर क्या आएगा, 2.11। इसका मतलब है ये वैल्यू 2.11 इससे कितने गुना बड़ी, 4। अगर यूं समझ नहीं आता तो यूं कर लो आप, 2.11 डिवाइडेड बाय 0.529 डिवाइड कर लो, आंसर क्या आएगा, 4। 4 का मतलब क्या है, 4 का मतलब है ये ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से 4 गुना बड़ी है, 4 टाइम्स। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जो सेकंड ऑर्बिट है वो न्यूक्लियस से फर्स्ट ऑर्बिट की निस्बत 4 टाइम्स अवे है। अच्छा, जरा दूसरी बात, अगर मैं यही बात आपसे कहूं कि बताओ मुझे जो थर्ड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट इज, यहां मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, टाइम्स अवे फ्रॉम न्यूक्लियस देन फर्स्ट, और कोई नहीं, मैं फर्स्ट से कर रहा हूं। तो मुझे बताओ जो थर्ड ऑर्बिट है वो न्यूक्लियस से फर्स्ट ऑर्बिट की निस्बत कितना दूर है। तो आप क्या करोगे, ये है ना थर्ड ऑर्बिट, ये वाली 4.75, तो R3 कितना है, R3 है 4.75। अब मैंने ये देखना है, जैसे मैंने ऊपर किया, कि ये जो 4.75 है ये इससे कितने गुना बड़ा है। तो जब आपने ये 4.75 बनाने लगे थे तो आपने n की जगह पे 3 लिखा ना, 3 3 9। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू ये इससे 9 गुना बड़ी है। या तो मेरी बात यूं ही मान लो, नहीं माननी ना, खुद अगर आपने कैलकुलेशन करनी है तो आप 0.529 लिख के ना उसको 9 से मल्टीप्लाई करो। जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आएगा। या यूं भी समझ नहीं आता, आप ऊपर 0.75 ले लो और नीचे इसको ले लो, तो आंसर यहां पे कितना आएगा, 9 आएगा। और यहां पे फिर आपका पे क्या बनेगा, ये 9 टाइम्स। अच्छा चलो एक और बताओ, ये तो हो गया ना सेकंड ऑर्बिट, ये हो गया थर्ड ऑर्बिट। मुझे बताओ फोर्थ ऑर्बिट न्यूक्लियस से कितने गुना दूर है, फर्स्ट ऑर्बिट की निस्बत,
ये हम बात है फर्स्ट ऑर्बिट की निस्बत। तो फोर्थ ऑर्बिट ये 8.4 जो है, ये इस वैल्यू से कितनी बड़ी वैल्यू है? ये 16 गुना बड़ी वैल्यू। क्यों जी, कैसे पता चला? क्योंकि यहां पे n स्केयर, इस n की जगह पे आपने 4 लिखा, 4 4 जा 16, तो 16 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये। स्टूडेंट ये आखिर में ये 3 बातें थी। स्टूडेंट आज का ये हमारा एक लेक्चर था, कॉम्प्रिहेंसिव था, काफी लेंथी भी हो गया। मैंने कोशिश की कि जिस अंदाज में मैं समझाना चाहता हूं आप करेंगे। अल्लाह ताला के साथ हम सबसे खुश हो, राजी हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी बेटे जी, आज हमारा ये लेक्चर नंबर 10 था जो अभी हमने पढ़ा। तो इस लेक्चर में मैं पूरे लेक्चर को समराइज़ करता हूँ, यानी अहम अहम पॉइंट्स आपके साथ शेयर करता हूँ। हमारा टारगेट क्या था कि हमने किसी भी ऑर्बिट जो है उसका रेडियस फाइंड आउट करना है। तो मैंने एक जर्नल एटम लिया था और ये सारी बातें आपसे की थी कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, चार्ज उसका ई है, मैस एम वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये हमारे पास न्यूक्लियस है जिस पे चार्ज जेड स्क्वायर, इनके दरमियान डिस्टेंस आर। अब इस पे 2 फोर्सेस लगती हैं। जब इलेक्ट्रॉन सर्कल में रिवॉल्व करता है तो 2 फोर्सेस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर ओवर आर, और सेंटीपिटल फोर्स जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा, जिसे हमने कोलम्बिक फोर्स कहा। और ये कोलम्बिक फोर्स, ये कूलम लॉ भी आपको पता है। फिर मैंने आपसे क्या कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन चाहता है कि वो किसी सर्कल में रिवॉल्व करे तो सेंट्रीफ्यूगल और सेंटीपिटल दोनों फोर्सेस को इक्वल होना। एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्व्स इन द सर्कल्स ओनली इफ सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पे हेंस हियर द सेंटीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय कूलम्स फोर्स। ये मैं बार बार आपसे बड़ा डिस्कस किया। कैलकुलेशन हमारे पास पहले ये आई थी, ज़रा गौर करना। इसमें भला क्या है? इसमें है कि ये हमारे पास आर है, ये वी स्क्वायर है, तो आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वी स्क्वायर, यानी वो ऑर्बिट जिसका रेडियस कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। यानी ये बात क्या हमें बता रही है? अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन द रेडियस ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स। ये तो इसी को बताया गया ना। अब इसकी आगे एक्सप्लेनेशन क्या है? It conveys the idea that electron should move faster nearer to the nucleus in an orbit of smaller radius. अगर किसी ऑर्बिट का रेडियस कम होगा तो उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव करते हैं। ये बात हो गई। अब सुनना, मैं इस चीज़ की ना आपको यूं एग्जांपल बेटा जी देता हूँ, ज़रा गौर से देखना। ये मेरे पास ना मुख्तलिफ प्लैनेट्स हैं। सूरज के गिर्द ये सूरज, तो सूरज के गिर्द मुख्तलिफ प्लैनेट्स। ये मरकरी है, मरकरी, और उसके बाद ये आपके पास वीनस आ गया, ये अर्थ है, ये मार्स है, और इस तरह ये सन से दूर होते जाते हैं। अगर आप मरकरी की स्पीड देखो तो 47.87 यानी तकरीबन 48 किलोमीटर फी सेकंड की स्पीड से, वेलोसिटी से वो न्यूक्लियस सूरज के गिर्द 48। अगर वीनस को देखो जो थोड़ा सा दूर हो गया, वो 35। हमारी ज़मीन जो है तकरीबन 30 किलोमीटर, ये ज़्यादा दूर हो गई। मार्स उससे भी दूर 24। यानी जैसे जैसे आप सूरज से दूर जाएंगे तो जो प्लैनेट्स हैं उनकी स्पीड कम होती जा रही है, और जो प्लैनेट न्यूक्लियस के सूरज के जितना करीब है उतना वो तेज़ी से मूव कर रहा है। ये मैंने आपको, और फिर ओवरऑल ये बात यहाँ पे मुकम्मल होगी। आज का ओवरऑल हमारे पास कैलकुलेशन ये रिलेशन था स्टूडेंट। इसके बाद मैंने फिर आपको ना इसी रिलेशन की बुनियाद पर, यानी आर एन दैट इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रम इंटू एन स्क्वायर। अब आप जिस ऑर्बिट का रेडियस जानना चाहते हो उसके एन की वैल्यू पुट करो। फर्स्ट ऑर्बिट एन की वैल्यू तो आपके पास ये आंसर, सेकंड ऑर्बिट ये आंसर, थर्ड ऑर्बिट उसका रेडियस ये 4.75, फोर्थ ऑर्बिट उसका रेडियस ये आ गया, फिफ्थ ऑर्बिट उससे भी दूर होगा, और रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट 13.22, ये किलो जॉल पर मोल, ये आपके पास आएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। हमारे पास ये एक और पॉइंट आ गया। वो पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट मैंने क्या कहा था कि जब आप न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो ऑर्बिट्स के दरमियान डिस्टेंस गैप कम होता जाता है। अब जरा गौर से देखना, पहले और दूसरे ऑर्बिट के दरमियान इतना फासला है, ये पहले और दूसरे के दरमियान, दूसरे और तीसरे के दरमियान इतना गैप है, बढ़ गया, और तीसरे और चौथे के दरमियान और गैप बढ़ गया।
इस तरह चौथा और पांचवां भी होता ना, चौथे और पांचवें के दरमियान गैप और बढ़ जाना था, यहाँ पांचवें यहाँ आना था, तो ये गैप कम और ये गैप उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा और ये सब, तो यही रिलेशन लिखा हुआ है। और आखिरी पॉइंट ये आपको बताया था कि न्यूक्लियस से फर्स्ट ऑर्बिट ये डिस्टेंस, सेकंड ऑर्बिट न्यूक्लियस से फर्स्ट ऑर्बिट की निस्बत 4 गुना दूर, थर्ड ऑर्बिट न्यूक्लियस से फर्स्ट ऑर्बिट की निस्बत 9 टाइम्स अवे होता है। ये 3 पॉइंट्स थे, 3 बातें थी। स्टूडेंट अभी एमसीक्यूज आ गए। पहला एमसीक्यू क्या है? अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल इट्स ओके रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, तो अभी तो बताया आपको ये 2.116 ये वाला। बेटा दी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस क्या हैं, जरा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पे आना। पहला शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखना क्या वो कह रहा है, हाउ डज द बोहर्स इक्वेशन टेल यू, क्या बोला, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। ये ना ये तो आसान सी बात है भला, क्या कि जितने रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। दूसरे एक बार क्वेश्चन सुन लेते ना। और दूसरा वाला क्या सवाल है? दूसरा सवाल है, अच्छा इसको ना आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्केयर, ये लिखा हुआ है, ये वाली बात। अच्छा दूसरी बात, रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, ये नहीं हमने पढ़ा था, याद है आपको बताया तो है, ये चीजें समझाई तो हैं। हाउ डू यू कम टू नो दैट द वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हायर ऑर्बिट्स आर लेस देन दोज इन द लोअर ऑर्बिट, ये अभी 2 मिनट पहले हम बात कर रहे थे, ये वाला रिलेशन, वो जब मैं सूरज की डिफरेंट प्लैनेट्स की बात कर रहा था, ये इक्वेशन आपको लेनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3, जस्टिफाई दैट द डिस्टेंस गैप बिटवीन, ये सारा कैलकुलेट करके आपको दिया। ये नहीं ना, मैं बताना आपको क्या चाहता हूँ, बीच में ना जब लेक्चर आज मैंने दिया ना, तो बीच में मैंने कुछ चीजें आपको कहा नहीं था कि ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोने के पानी से लिखा जाने वाला कॉन्सेप्ट फलाना फलाना, और वो सारे यही हैं जो अभी आपके साथ डिस्कस किए। और लॉन्ग क्या आता है, डिराइव रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ एन एटम। स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह ताला की ज़ात आप सबसे खुश हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।